चीज के बारे में बताएंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये भी ध्यान से सुनना तुम लोग सब बच्चा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अब हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसका इंग्लिश वर्ड का मतलब बस यही है, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, रेजिस्ट करने का मतलब क्या हो गया, रोकना। हम तुमको कोई काम को करने से अगर रोक रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो भैया यहाँ पे क्या चीज को रोकना चाहता है, करंट के फ्लो को रोकना चाहता है। तो ऐसा क्या है जो करंट के फ्लो को रोकना चाह रहा है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, हम लोग का खलीफा बाग से लेके वैरायटी चौक वाला रोड, ठीक है, वो टू वे है, वो क्या है, टू वे। भैया कुछ इधर से आ रहे लोग, कुछ उधर से आ रहे लोग, तो क्या हो जाता है, जाम लग जाता है। तो तुम्हारा जाना क्या, तुम एक इलेक्ट्रॉन हो, तुम एक क्या हो, इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा जाना क्या हो जाएगा, लेकिन तुमको जाना है स्टेशन, क्या तुम किसी भी तरह करके क्या होगा, पहुंचोगे। बस 1 घंटा की जगह कितना घंटा लग गया, 3 घंटा लगा दे तुम, ठीक है, 1 घंटा की जगह क्या कर दिया, 3 घंटा। लेकिन भैया अगर रास्ता वन वे होता तो क्या हम जल्दी पहुंचते कि नहीं पहुंचते, पहुंच जाते, ठीक है। और रास्ता वन वे भी छोड़िए, अगर अकेले होते हैं तो क्या और जल्दी पहुंचते कि नहीं पहुंचते, पहुंच जाते। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हम लोग को समझना है, हम लोग को क्या करना है, समझना है। तुमको ये चीज समझना है तुम लोग भी एक तरह से क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तुम लोग भी एक तरह से क्या हो, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना क्या बताते, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर, करंट कहां पे फ्लो कर रहा है, मेटेलिक वायर, इट ऑफर सम ऑब्स्ट्रक्शन, वो क्या किया, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, कौन, मेटेलिक कंडक्टर, कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसी को क्या बुलाए, रेजिस्टेंस। तो ऐसा क्या था भैया जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, फिर बताता है इसका डेफिनेशन, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ठीक है, तो भैया डेफिनेशन ही याद करना है, कर ही लेंगे, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यही चीज हमको तुमको समझाना है, ठीक है। जो अभी बात बताए रोड वाला वही चीज है और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, फिगर दिखाते हैं तुम लोग को। हम तुमको यहाँ पे ऐसे करके एक तार को मोटा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके तार कनेक्टेड था बैटरी से, इसको हम ऐसे करके खाली क्या किए, इतने से पार्ट को, सेगमेंट को हम क्या किए, खाली मोटा करके दिखा रहे हैं, पक्का। तो भैया आप देखो यहाँ पे, इसमें स्विच लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए, अभी ओपन है, स्विच क्या है, ओपन। अब क्या हो रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी भाग रहा है कि एक डायरेक्शन में भाग रहा है, बताओ मेरे को, कहीं भी, कहीं भी। ये रैंडम डायरेक्शन, ये क्या है, रैंडम। क्यों भैया, आप अभी तक पावर सोर्स से कनेक्ट ही नहीं किए, स्विच जो है वो आपका क्या है, ऑफ है, ठीक है, स्विच क्या है, ऑफ। लेकिन जैसे हम स्विच को कनेक्ट कर दिए, ठीक है, जैसे हम स्विच को कनेक्ट किए, देखो क्या हो जाने वाला है, जैसे स्विच को कनेक्ट किए, सब क्या हो गया, एक डायरेक्शन पे अलाइन हो गया, सब एक डायरेक्शन पे क्या हो गया, अलाइन कर गया। ऐसा क्यों हुआ भैया, ये जो है ये एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एरो देखो, हेड देखो किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन भैया नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हम वही पूछ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भैया हम लोग पढ़ते आए हैं, नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला कौन होता है, पॉजिटिव, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। अभी तक आप इतना देर से हम लोग को यही बार बार बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वही चीज की हम कुछ और किए हैं क्या, नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ, कंडक्टर में क्या खाली इलेक्ट्रॉन्स होता है, पॉजिटिव आयंस भी तो होता है। तो पॉजिटिव आयंस इसके रास्ते में आ जाए, देखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो रैंडमली मूव कर रहा था, लेकिन जैसे हम स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए, स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो अब जब स्विच को ऑन किए तो देखो यहाँ पे पहले रैंडम मूव कर रहा था, अब सब ये अपने आप को एक डायरेक्शन में क्या किया, अलाइन कर लिया। लेकिन अभी हम बताए इसमें कुछ क्या होता है, पॉजिटिव आयंस भी रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव आयन, दोज आर कॉल्ड कैटायन, ठीक है। तो अब ये जाएगा, ठीक है, सामने से तुम ये चाह रहे हो स्कूटी लेके, सामने से कोई बच्चा आ गया तो क्या हो सकता है, बच्चा को धक्का लग सकता है, ठीक है। यहाँ क्यों हम लोग बच्चा को धक्का लगाए, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव आयंस पे धक्का लगा देते, तो यहाँ बच्चा को क्या, बच्चा की जगह हम लोग पॉजिटिव आयंस को धक्का कौन मारा है, इलेक्ट्रॉन।
तो धक्का जो मारा, मान ले कोई ट्रैक में दौड़ है, कोई बीच में आ गया, तो क्या हो जाएगा, उसको धक्का लग जाएगा। तो यहाँ पे इससे को धक्का लग गया, धक्का लग गया तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे गिर जाएगा। गिरेगा तो फ्लो को क्या हो गया, रुक गया कि चलता रहा, रुक गया। फ्लो क्या हो गया, रुक गया। लेकिन वो रुकेगा नहीं, फिर उठेगा। एथलीट रुकते नहीं है, फिर उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से दौड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, ये रुका, ठीक है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव आयन अभी भी इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, तो फिर से वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। फिर से क्या होगा, तो ऐसा नहीं एक बार धक्का लगा फिर पॉजिटिव आयन आएगा, फिर धक्का लगेगा, फिर पॉजिटिव आयन होगा, फिर धक्का लगेगा। तो धक्का खाते 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 वो कहां तक पहुंच जाता है, पॉजिटिव आयन तक, दैट इज पॉजिटिव प्लेट तक, एनोड तक पहुंचता है। इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग। धक्का खा खा के उठ उठ के वो क्या हो गया, उसके पास तक पहुंच गया। इसको कहा जाता है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही है रेजिस्टेंस। यही है क्या, तुम्हारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का खा खा के वो कहां तक पहुंचा, पॉजिटिव पार्टिकल तक, पॉजिटिव प्लेट तक, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, एनोड बुला रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो देख एकदम क्लियर है। तो ये किधर से किधर जा रहा है भैया, नेगेटिव से निकला और किधर गया, पॉजिटिव। कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बीच में कंडक्टर, ये हम थोड़ा सा पार्ट दिखाए, ऐसा पूरा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंडक्टर है। तो धक्का खा खा के एक्सेलरेट होके वो कहां तक पहुंच जाता है, कंडक्टर तक पहुंच जाता है, मतलब पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच जाता है। तो यही चीज तुमको हम दिखाते हैं फिगर में। रुकना जरा से एक बार, देख अब पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। सब बच्चा सुनना और बहुत सारा चीजें जो अंडरलाइन करना है तुम लोग को वो भी करते जाना। A metal wire has free electrons which move in a random manner। हम तुमको बताए थे कंडक्टर अच्छा वही है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। विच मूव इन ए रैंडम मैनर, वो क्या हो रहा था, रैंडम मैनर में पहले भाग रहा था। ये देख लो, ये इधर उधर क्या हो रहा है, भाग रहा है। तो ये रैंडम मैनर हो गया इसका। इन एब्सेंस ऑफ एनी सेल कनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, पावर का कोई सोर्स नहीं था, तो ये इधर उधर भाग रहा था। When the end of the wire are connected to a cell, जैसे हम स्विच को ऑन किए या सेल से उसको कनेक्ट किए, the electron start moving from negative terminal to positive terminal। अभी तक कहीं भी हम इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ बोले हैं इसके अलावा, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। थ्रू द मेटेलिक वायर ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। अब देख अंडरलाइन करना, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर to which their speed decreases and their direction of motion changes। ये भी तो होता है ना, धक्का खा के क्या हो जाते हैं भैया, फेंका जाते हैं। धक्का खा के क्या हो जाते हैं, फेंका जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस आफ्टर ईच कोलिजन, ठीक है। तो ये क्या, टकराना को क्या कहेंगे, कोलिजन कहेंगे। टकराने को क्या कहेंगे, कोलिजन। दे अगेन एक्सेलरेट, भैया रुका नहीं है, ठीक है, स्पिरिट देख रहे हैं ना, रुका नहीं है, फिर एक्सेलरेट किया है towards positive terminal and suffer collision with other positive ion and free electrons again। तो हम तुमको बोले ना, धक्का खाया, फिर दूसरे से धक्का खाया, फिर तीसरे से धक्का खाया, लेकिन कहीं भी रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि इसको कोई खींचने वाला है, उसको कोई क्या है, खींचने वाला। समझ में आ गया ना। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगेन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये चलते रहता है। कब तक चलते रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन हाँ एनोड तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो हम भी तुम लोग की तरह ऐसे ही लगे रहेंगे। As a result, the electrons do not move in bulk with increasing speed from one end to the another, but they drift towards the positive terminal। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या है, धक्का खाते खाते मंजिल तक पहुंचना है। समझ में आया ना यहाँ पे, तो ये चीज ही बता रहा है। This is how a wire offers resistance to the flow of electron through it। फिगर 9.2b। अब दूसरे में देखो, तुमको यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है ये पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। ऊपर में दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन जो एरो वाला, साथ में पॉजिटिव आयंस भी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसको स्विच से कनेक्ट कर दिए, सब एक लाइन से अलाइन कर गया, एक लाइन से क्या किया, अलाइन कर गया है, ठीक है। जैसे इसको हम स्विच से ऑन कर दिए, ठीक है, जब करंट का फ्लो होना लग गया, स्विच ऑन हो गया, सब अपने आप को अरेंज कर लिया। अलाइन करने का मतलब क्या किया, अरेंज। तो ये नेगेटिव पार्टिकल किससे टकरा रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल से, और वहां पे रुक जा रहा है। लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं बोल रहे स्टॉप हो गया, वो फिर टकरा के क्या करने वाला है, भागने वाला है। क्यों, क्योंकि कोई खींच रहा है उसको, कोई क्या कर रहा है, वो खींचने वाला कौन है, एनोड है। वो खींचने वाला कौन है, एनोड। और वो तब तक वैसे करते रहेगा जब तक वो कहां तक नहीं पहुंच जाए, एनोड तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तुमको और एक चीज बताएंगे, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आ रहा है, वो तुम्हारे एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है।
ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो बताए थे, ये लॉ दिए थे। क्या, सुनना ध्यान से, ये रटना है सबको, हम पहले ही बोल देते एग्जाम में आने वाला है, क्लास 10th में भी है, 9th में भी है, तुमको ये चीज करना है। ओम क्या बता के गए थे, पहले वो चीज सुनो। Ohm's law state that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across the ends provided its temperature remains constant। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पैरामीटर को हमेशा ध्यान रखते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। ठीक है, जब भी कोई रूम में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये सब चीज का ध्यान रखते हैं कि उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो मेनली प्रेशर टेम्परेचर को देखा जाता है, पढ़े थे हम लोग पास्कल्स लॉ, उसमें भी पढ़े थे चार्ल्स लॉ में। तो अभी यहाँ पे देखो हम क्या करें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला बात तो क्या किए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए। क्या निकला यहाँ पे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम तुम लोग को at constant temperature V is directly proportional to I, at constant temperature, ठीक है, V is directly proportional to I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला है वो कांस्टेंट क्या है भैया, V इज इक्वल्स टू R है। ठीक है, ये तुम्हारा जो R आया, दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू IR बना तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, V इज इक्वल्स टू IR जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, इसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम साइंटिस्ट जो थे वो हम लोग को क्या बता के गए हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट हमेशा किसमें फ्लो करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग किसके बीच का निकालते हैं, हमेशा दो पॉइंट के बीच का, बिटवीन दी टर्मिनल्स, बिटवीन दी क्या हो जाएगा, कितना सिंपल सा बात है कि नहीं। तो बस यहाँ पे यही चीज है। अब हम तुमको यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स डालने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा 10th क्लास का टॉपिक है, लेकिन पढ़ ले, कुछ नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग पढ़ा नहीं अभी। ठीक है, तुम लोग मैथ्स में पढ़ने वाला एक चैप्टर क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम लोग ये चीज जानोगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, y क्या होता है, x क्या होता है, तुमको पता है, m का मतलब होता है स्लोप, m का मतलब क्या होता है, स्लोप, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y पे कहाँ काटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, c बुला रहे हैं, इसी को क्या बुला रहे हैं, c। और यहाँ पे m जो है वो वही स्लोप हो गया कि कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे ये क्या है, इंक्लाइंड है, ये इसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो इस इक्वेशन पे अगर हम ये फॉर्मूला को पुट करें, क्या था फॉर्मूला भैया, v इज इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, तो यहाँ पे देख c की जगह क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, c की जगह क्या आ रहा है, जीरो, और m की जगह आ रहा है तुम्हारा r, और y की जगह ले लिए v, और x की जगह क्या ले लिए i। तो मेरा एक फिगर बनेगा इससे जो ऐसा होगा। देखिए भैया यहाँ पे ये जीरो है, ओरिजिन होता है कि नहीं, ये तो पता ही है तुम लोग को, ये ओरिजिन हो गया। y एक्सिस पे किसको रख रहे हैं, v को, और i x एक्सिस पे किसको रख रहे हैं, i को। तो देखिए भैया ये इसका ग्राफ निकल गया, किसका, v और i का, v और i का। तुम लोग पढ़ा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला चैप्टर भी, स्लोप तो उसमें भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कैसे निकालते हैं स्लोप, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या दे देगा, वो रेजिस्टेंस दे देगा, क्या दे देगा, रेजिस्टेंस। यहाँ देखो ये आया भी था, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओम्स लॉ का जो ग्राफ अगर तुमको बनाने बोलेगा तो ये है इसका ग्राफ, देख लो और लिख भी लो बगल में। ओम्स लॉ का अगर ग्राफ बनाने बोलेगा तो ये है। तो ओम्स लॉ का कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, तो ये भूलना नहीं है। और ऐसा जितना कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, ओमिक कंडक्टर। तो तुम लोग को ये भूलना नहीं है, यहाँ पे हम तुमको ओम्स लॉ के बारे में बताएं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन या स्टेट ओम्स लॉ। लॉ साइंटिस्ट बोला है, साइंटिस्ट के लैंग्वेज में एकदम लिखना है,
क्या है वो तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, उसको मार्क कर ले। उससे क्या फॉर्मूला आया, V इज इक्वल्स टू IR आया। ठीक है, अब हम इससे इसका SI यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SI यूनिट। चलो मेरा हेल्प करो तुम लोग। भैया R जो आया उसका SI यूनिट कैसे निकाले, कभी बोले हैं रटने, नहीं, फॉर्मूला यूज करने बोले। V इज इक्वल्स टू IR होता है भैया, R इज इक्वल्स टू V बाई क्या हो जाएगा, I। होगा कि नहीं होगा, ठीक है भैया। अभी आप थोड़ा देर पहले हम लोग को V का SI यूनिट निकाल के दिखाए थे, कितना आया था, वोल्ट आया था, ठीक है। और करंट का SI यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट बाई एम्पियर क्या होता है। तो चलो एक नया यूनिट देखो, साइंटिस्ट के नाम पे ये यूनिट बन गया OHM, ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का OHM है, ठीक है, OHM ओम SI यूनिट है। इस सिंबल का मतलब होता है ओमेगा, ठीक है, सिंबल का क्या मतलब होता है, ओमेगा। ये भी ग्रीक सिंबल है, तुम लोग जानता होगा, तो ये ओम है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या है, ओम। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे व्हाट इज एस रेजिस्टेंस एंड राइट इट SI यूनिट, तो रेजिस्टेंस इज द फ्लो ऑफ, सॉरी, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, या यहाँ मैथमेटिकली चले तो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। समझ में आ गया तुम लोग को इतना सा बात, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो एक वीडियो है तुम लोग के लिए, हम दिखाते हैं तुम लोग को, ध्यान से इसको देखना और फॉलो करना। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ V एंड I। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, करंट V और I का रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी भी हम तुम लोग को यही बात बताएं। ठीक है, और जो V निकालते हैं वो हम लोग किसके बीच का V निकालते हैं, वो निकालते हैं कोई भी दो पॉइंट के बीच का। तो वही चीज दिखा रहा है कि दो पॉइंट के बीच का हम क्या निकाल रहे हैं, V निकाल रहे हैं। अब ये देखो, यही मोटा सा कंडक्टर जो है इसको भी क्या किया, बड़ा करके दिखा रहा है। तो इसके अगल क्या है, एटम्स दिखाया, और एटम्स के अगल बगल में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता है। एटम्स के अगल बगल में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। तुम लोग को ये चीज सिखाएंगे कि कैसे दो रेजिस्टेंस के बीच मतलब रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ये नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा। अभी हम यहाँ पे यही चीज दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे दो बल्ब है, ठीक है। अब रुको, यहाँ पे ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ध्यान देना। And the obstruction offered, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग देखना, ये दो बल्ब है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना सिखा देंगे, अभी ऐसे इस साल नहीं सीखना था तुम लोग को, लेकिन हम तुमको सिखा देंगे। टू बल्ब्स इन सीरीज एंड टू बल्ब्स इन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है। तो दोनों में रेजिस्टेंस लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है किसी एक में लग रहा होगा। तो लिखता है व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल करंट फ्लोज इन द टू पाथ, ठीक है। तो ये चीज हम पहले ही बताए थे कि भैया देखिए, जब दो अलग पैरेलल में रहता है तो दोनों को सेम करंट मिलता है कि अलग अलग मिलता है, अलग अलग। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भैया, करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। एक देखिए भैया यहाँ चला गया और एक यहाँ, लेकिन इनको क्या मिल रहा है, सेम करंट, इनको क्या मिल रहा है। लेकिन इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V है, तो इसका वोल्टेज भी, लेकिन इसका करंट I1 है तो इसका करंट I2 है। ये बात बताए थे पहले भी। in each path is the same. Factors affecting resistance: nature of material of the wire, the arrangement of atoms, तुम लोग को ये बात हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल अफेक्ट करता है, तो ये टॉपिक नेक्स्ट है। अभी हम तुमको ये बताना चाह रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट जो हम तुमको पहले बताए थे वही चीज था। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली, अच्छा रुक जाओ, ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, थोड़ा पहले का ही चालू कर दिया। ठीक है, आज चलो हम लोग एक बार इतना ही रखते हैं। चल देखो, तो हम लोग जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़े थे वो था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताया गया था, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो भैया ये क्या था, इट इज ए रेशियो ऑफ, कहाँ से आया था पहले ये बताइए, ओम्स लॉ से। ओम्स साइंटिस्ट जो थे, वही ओम अंकल क्या बताए थे तुम लोग को, कि करंट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, I। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाए, वो कांस्टेंट का नाम क्या था, R। तो V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला बना।
तो R इससे निकल गया क्या, V/I। तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज ए रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड क्यों लिखोगे, टू करंट, टू क्या हो जाएगा, करंट। इसका ऐसा यूनिट क्या है भैया, ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम साइंटिस्ट के नाम पे क्या पड़ गया इसका ऐसा यूनिट, किस सिंबल से दिखाते, इस सिंबल से दिखाते। तो ये था रेजिस्टेंस। फिर हम तुमको नेक्स्ट बार बताए थे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या बताए थे तुम लोग को, कि भैया मान लीजिए टू वे रास्ता है, ठीक है, मतलब वन वे रास्ता है, अगर हम इधर से स्कूटी लेके जा रहे हैं, इधर से और कोई आ गया तो हम लोग टकरा जाएंगे। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इधर से पॉजिटिव आयन टकरा गया, लेकिन नहीं, हमको तो घर जाना ही है, हम गाड़ी उठाए, फिर से आगे बढ़े, फिर धक्का लग गया, फिर गिर गए, फिर मम्मी डांटेगी, फिर वापिस से क्या हुआ, भागते भागते कहाँ पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पहुंच जाता है, पॉजिटिव पोल तक पहुंच जाता है, दैट इज एनोड। कहाँ पहुंच गया, एनोड तक। तो ये रुक रुक के, गिर गिर के, उठ उठ के वो गया हुआ ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा अब चुप रहना तुम। हाँ, तो हम तुमको यही चीज बता रहे थे। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऐसे पहुंच जाता है। तो ओम्स लॉ बता दिए थे। अब हम आज तुमको पढ़ाने वाले व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स है जो क्या चीज को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो तुमको बार बार बोल रहे, इसी को लेके समझो, रास्ता स्पीड ब्रेकर के हिसाब से, ठीक है। तो जितना चीज अभी हम तुमको आगे भी एक्सप्लेन करने वाले, वो सारा किसके बेसिस पे करने वाले, वो रास्ता के बेसिस पे। तो देख यहाँ पे क्या बोलता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहला ऑब्वियस सा बात है मटेरियल ऑफ वायर। भैया एक बात बताइए, कॉपर भी यूज करते हैं तार में, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं तार में, और सिल्वर भी यूज किया जाता है, ठीक है। बस बात है सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है जबकि, लेकिन सिल्वर जिस दिन लगाएंगे क्या होगा भैया, तार ही गायब हो जाएगा, है कि नहीं। चांदी है भैया, देखिए रेट बढ़ रहा है इतना, तो हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो बहुत महंगा है। लेकिन हाँ, वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों, तो वापिस से कंडक्टर वो बढ़िया जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कॉपर भी कंडक्ट करता है और एल्यूमिनियम भी करता है, ठीक है, कॉपर भी करता है एल्यूमिनियम, लेकिन हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। क्यों भैया, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बाद में तुम लोग एक और फैक्टर पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी। करेंट चैप्टर 7th में भी था, करेंट चैप्टर 8 में भी है, करेंट चैप्टर 9th में भी है, करेंट चैप्टर 10th में भी है। और फिजिक्स का एक ब्रांच है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तुमको पता होगा। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको यही बात बता रहे, एक टॉपिक पढ़ोगे रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी। वो बताता है कोई वायर कितना अच्छा कंडक्टर है या कितना खराब कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर का ही बात कर रहे हैं भैया, दो कंडक्टर है, ठीक है भैया, दो बच्चा है, एक तेज बच्चा और एक क्या है, पूर्वक बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ग्रास्पिंग पावर अलग है भैया, दोनों अलग तरीके से सीखता है, दोनों तेज, मतलब दोनों का बराबर क्षमता नहीं है जो सीख रहा है। तो यहाँ भी कॉपर भी कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, लेकिन अच्छा कंडक्टर कौन है, कॉपर। तो यही बात बता रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो पहला बात करता है मटेरियल ऑफ वायर। हम तुमको लास्ट क्लास में बताए थे कि कंडक्टर इंसुलेटर में बच्चा की तरह तुम लोग याद नहीं करेगा कि कंडक्टर वो अच्छा जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इंसुलेटर बैड कंडक्टर। तो अब क्या याद करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें हाई हो, जिसमें क्या हो, हाई। अब कॉपर यहाँ लिखता है मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। तो मटेरियल ऑफ वायर से क्या देखने वाले हम लोग, सुनना, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन। और टकराने वाला है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा बात ऐसे नहीं बोल सकते क्या भैया आपकी मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होना चाहिए, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जितना चीज भी डिफाइन किया जाएगा वो सारा नंबर ऑफ कोलिजन से करेंगे, क्योंकि कोलिजन के कारण तो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है भैया, टकराना, दैट इज कोलिजन जो हो रहा है वही और रेजिस्टेंस कहला रहा है। तो कोलाइड करेगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा मन, रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं ना तुम लोग। हम जैसे क्या बोले, स्कूटी टकरा गया मेरा गाड़ी, तो भैया वहां पे हमको घर पहुंचने में समय क्या हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो सीधा सा चीज है, लॉजिक, ठीक है। एवरीडे एग्जांपल से अच्छा कुछ नहीं होता है कभी। यहाँ पे देखना, which the electrons moving through it suffer with the electrons and fixed positive ion। तुम लोगों को पता ही है धक्का कौन मारा भैया, पॉजिटिव आयंस मारा of the wire। in different materials the concentration, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो हम यही ना बात बताए थे, concentration of valence electron भैया सब में सेम नहीं होता है। different material the concentration of electron and the arrangement of atoms are different, therefore the resistance of wire of same length
same area of cross section but different material differ depending on their material। बोलता है कॉपर का भी 3 मीटर का तार, एरिया भी सेम, एल्यूमिनियम का भी 3 मीटर का तार और एरिया भी सेम, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, एरिया भी दोनों का सेम कर दिए हैं। ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, लेकिन फिर भी दोनों का कंडक्टिविटी सेम है क्या? नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। किसमें ज्यादा होगा? कॉपर में। किसमें ज्यादा होगा? कॉपर में। ठीक है, कॉपर में ज्यादा होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो दूसरा बात क्या बोलता है, गुड कंडक्टर्स हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो हम पहले ही दिन तुम लोग को बताए थे। अच्छा कंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये बात भूलना नहीं अपने को। तो पहला फैक्टर क्या बताए? मटेरियल ऑफ वायर। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर पे हम तुमको एक नया आज डेरिवेशन निकाल के दिखाएंगे और उससे हम लोग डिराइव करेंगे रेजिस्टिविटी, जो तेरे बुक में अभी है नहीं। ठीक है, वो 10th में पढ़ोगे, लेकिन हम तुमको उतना सा बताएंगे जरूर। यहाँ पे आता है एक मिनट, लेंथ ऑफ वायर। क्या आता है? लेंथ ऑफ। अब मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से, ठीक है, कि मेरे को बता, भागलपुर से जाते हैं पटना, भागलपुर से जाते हैं दिल्ली, दोनों रास्ता का चौड़ाई सेम है, एक्सीडेंट होने का चांस कौन से रास्ता में ज्यादा है? दिल्ली जाने वाले में भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर जाना है अपने को। ठीक है, तो लेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है। तो एक्सीडेंट होना मतलब कोलिजन होना, कोलिजन होना मतलब रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग? बताओ। लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? तो सेकंड में तुम लोग सीधा सीधा यही चीज लिख ले, तो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इतना सारा चीज। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछेंगे लेंथ ऑफ वायर के, तो तुम सीधे बोलोगे भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लंबा रास्ता रहेगा भैया, जितना लंबा तार होगा, उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा, उसमें रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? ज्यादा। आज इससे एक चीज हम तुमको बताते हैं, तुमको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज जान के। ठीक है, मोबाइल का जो तार होता है कंपनी बनाती है, क्यों तुमको लगता है वो छोटा बनाता है? तार जो बनाता है, कभी ये चीज ध्यान दिया है? मोबाइल चार्जर जो होता है उसका तार छोटा होता है। ठीक है, वो लगभग 1 मीटर का ही तार होता है हम लोग का। ठीक है भैया, वो बस उतना सा ही तार रहता है कि बोर्ड से क्या हो सके, तेरे टेबल तक रख सके। ठीक है, अब तुम चाहते हो उसका तार को घुमा दे क्या? नहीं, वो अच्छा बात नहीं होगा। जितना तार लंबा होगा उससे चार्जिंग स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसीलिए तुम देखना, जो तुम्हारा वो आता है क्या मशीन, क्या बुलाते हैं? पोर्टेबल चार्जर। पोर्टेबल चार्जर जो होता है उसमें बहुत लंबा तार देता है, क्या छोटका सा तार रहता है? छोटका तार देने का ही कारण है कि रेजिस्टेंस कम लगेगा, चार्ज क्या होगा? जल्दी होगा। चार्ज क्या होगा? जल्दी। तो ये चीज ध्यान रखना, लंबा तार नुकसान करता है। लंबा तार क्या होगा? तुम्हारा उल्टा देरी से चार्ज करेगा, और छोटा तार जो है वो क्या कर देता है? जल्दी चार्ज कर देता है। तो इसीलिए कंपनी जो बनाती है उसका तार जो रहता है वो क्या रहता है? छोटा तार रहता है। समझ में आ गया? ये नहीं कि तुम पॉकेट में लेके घूमो या ऐसे करके घुमा के हाथ में लेके घूमो, नहीं, वो तार छोटा इसलिए बनाया गया। चार्जिंग वायर्स आर स्मॉल, क्योंकि जल्दी से वो क्या हो सके? तेजी से चार्ज हो सके। तेजी से क्या हो सके? चार्ज। तीसरा फैक्टर है एरिया। अब देखते हैं एरिया के बारे में क्या बताता है। रेजिस्टेंस जो है एरिया से रिलेटेड है कि रेजिस्टेंस। अब फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम ही लोग से, मेरे को बताओ, भागलपुर में पतला रास्ता सब है, देखा है कितना गंदा रास्ता है, किस एरिया में ज्यादा एक्सीडेंट होने का चांस हमको बताना। ठीक है, हम बोलते हैं भागलपुर का सबसे चौड़ा रोड अगर है तो वो है तुम्हारा जिला क्या बोलते हैं, सैंडीज कंपाउंड वाला रोड। ठीक है, उसका एरिया ज्यादा है। और अगर हम बात करें अपना स्टेशन वाला रोड, उसका एरिया क्या है? कम है। एक्सीडेंट कहाँ ज्यादा होगा? क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम होने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? एरिया कम होने पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो, मतलब जितना पतला रास्ता एक्सीडेंट होने का चांस उतना ज्यादा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है एरिया के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। एरिया के क्या हो गया? और ये जो एरिया है, पता है ये एरिया किस एरिया का बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वर्ड ध्यान रखना, मैथ्स में भी आया हुआ है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है सिर्फ आगे मुंह वाला एरिया। ठीक, कौन सा वाला एरिया? मुंह वाला एरिया। ठीक है भैया, जो आगे का एरिया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ किससे? ये वाला। तो इसका एरिया देखा जाता है। तो जनरली तार कैसा बनाते हैं भैया? गोल तार। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बताओ?
पाई आर स्क्वायर, भैया कम। सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट में जरा सा लिख लो तो अपने बुक में, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिया हुआ भी है, तुम लोग खाली लिख लो कि पूरा लाइन नहीं पढ़ना पड़े तुम लोग को। यहाँ पे अंडरलाइन कर ले जरा सा, ठीक है, अंडरलाइन कर ले। तो देख, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। बोलता है एरिया लिख के नहीं आएगा, किसका लिखना है हम लोग को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लास्ट एक फैक्टर बचता है टेम्परेचर। हमको तुम लोग से पूछना है ये चीज, अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। कितना बार पढ़े, हीट चैप्टर में भी पढ़े भैया। अब हम लोग को पूरा हीट चैप्टर पढ़ा है, उसमें यही पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। भैया कस कस के भागेंगे, कोलिजन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कस कस के भागता है, टकराने का चांसेस बढ़ जाता है। तो भैया टकराने का चांसेस अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लिखता है इफ द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेस ions in it vibrate more violently। तो ये बताए पहले, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन बढ़ गया, कोलिजन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ गया। तो रटना नहीं है भैया, समझ के रटना है, ठीक है, समझ लिए तो रटना भी नहीं पड़ा अपने को। अब कभी ये सब चीज तुमको लिखने आएगा तो तुम रिलेट कर सकोगे सब चीज से, ठीक है, तुमको रिलेट करना आना चाहिए, तुम ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इतना पढ़ने का काम नहीं है भैया, आप जो हमको लिख के दिए ये मेरा काम बन गया इससे। आप हम लोग को बताए क्या कि भैया टेम्परेचर बढ़ाए तो टकराने का अब क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दियो आप, जगह तो उतना ही है, टकराने का चांस बढ़ गया। अब टकराने का चांस बढ़ गया तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया, एंड कोलिजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यही बात हम बताएं। तो ये चार फैक्टर अभी हम तुमको बताए जो कि क्या चीज को अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को। अब कृष्णा को कुछ क्वेश्चन है वो पूछता है, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो रिकॉर्डिंग ही बंद, लिख लो जितना फॉर्मूला जानते हो लिख लो जरा सा। अभी तक जितना फॉर्मूलाज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े वो क्या क्या है भैया। सबसे पहला जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो था करंट का ही, I इज इक्वल्स टू क्या आया था, Q बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्या आया था, Q बाई टी। Q बोले तो चार्ज, T बोले तो टाइम, I बोले तो करंट, ऐसा यूनिट आ गया एम्पियर, ठीक है भैया। फिर दूसरा पढ़े क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, की कभी भी चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा, नहीं करेगा। ये हमेशा क्या चीज पाया जाता है, +1 -1 +2 -2 +3 -3। प्लस किसके लिए आ रहा है, प्रोटॉन्स के लिए, और माइनस किसके लिए आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Ne/T, क्या लगा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं तुम लोग को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो अगर 1 कूलम चार्ज होगा, तो ये क्वेश्चन भी हम तुमको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। इसके अलावा क्या कोई फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग पहला चैप्टर में, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो आया था फॉर्मूला, वो तो दूसरा पार्ट में आ गया भैया, हाँ, ठीक है। तो क्या पढ़े थे हम लोग, बता जल्दी से, V इज इक्वल्स टू W/Q। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े V इज इक्वल्स टू W/Q। व्हाट इज W भैया, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी से फॉर्मूला बना V इज इक्वल्स टू W/Q। तो V यहाँ पे आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, W आ गया वर्क, Q आ गया चार्ज। तो भैया W का ऐसा यूनिट जूल होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, जूल बाई कूलम को हम लोग बुलाते हैं वोल्ट। तो वोल्ट हो गया किसका ऐसा यूनिट, वो पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका ऐसा यूनिट और सिंबल दोनों सेम है, एक बार ध्यान देना, ऐसा यूनिट और पोटेंशियल दोनों ही सेम है। इसके बाद ओम्स लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाले आज हम लोग वापिस से, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। इससे इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसी में भैया कभी हम I दे देंगे निकालने, कभी R दे देंगे निकालने, दो चीज देंगे नहीं निकाल सकता है क्या, डिवाइड मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे क्या, अब वो तो कर ही लोगे तुम लोग। तो इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग, चलो बना के दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट। भैया बस इतना सही करना रहता है कि जो डाटा दिया वो लिख लो, डाटा नहीं पता चलता है क्या दिया तो उसका यूनिट देखा कर, क्या देखा कर, यूनिट। भैया नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज, मतलब कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। चार्ज को Q से दिखाते हैं तो लिख लिए Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम। बैठ के पूरे स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 8 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है और ऐसा यूनिट भी क्या है, V। लिख लिए। क्या निकालने बोल रहा है, वर्क निकालने बोल रहा है। कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं, हाँ,
भैया v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा है आप, तो w निकालने बोल रहा है ना, तो w इज इक्वल्स टू क्या हो गया v इंटू क्यू, ये डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, तो v इंटू क्यू 2 इंटू 8, 8 2 जा 16। जब सॉल्व करते हैं तो यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। वर्क का यूनिट क्या पढ़ा है तुम लोग? जूल, तो जूल हो गया। यूनिट अगर नहीं है उसके एसआई में तो उसको एसआई में कन्वर्ट करो, पहले क्या करो? कन्वर्ट। तो यहाँ भी यह सब एसआई में था तो कन्वर्ट करने का काम नहीं, डायरेक्ट आंसर लाए। तुमको यही पूछेगा भी एग्जाम में, एमसीक्यू में भी यही सब पूछेगा, तो रेडी रहो। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखे, A cell is connected to a bulb which develops a potential difference of 12 volt across it. हम चाहते हैं इसका डायग्राम बना के दिखाओ। टीचर बोला इसका डायग्राम बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे भैया? बल्ब बोल दिया और बोला पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो देख हम कैसे बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम इसका जो बनेगा ऐसे करके बनेगा, ठीक है। बोला कि a cell is connected to a bulb which develops a potential difference 2 volt across it. कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं? 12 वोल्ट। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? मतलब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट है, ठीक है भैया। और करंट जो निकल रहा है, इसे कितने एम्पियर का करंट निकल रहा है? 2 एम्पियर का। तो भैया आप मेरे को V दे दिए हो 12 वोल्ट, आप मेरे को करंट दे दिए हो 2 एम्पियर, तो ऑब्वियस सा बात है टीचर क्या पूछने वाला आगे? रेजिस्टेंस पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है? तो ओम्स लॉ बताए थे हम लोग को, V इज इक्वल्स टू IR बाई ओम्स लॉ, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? V बाई I। बहुत बच्चा हड़बड़ाता है और I बाई V करके आ जाएगा, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो देख ले ये V बाई क्या होगा? I। भैया ये इनटू था, उधर जाके डिवाइड हो गया। जो भी चीज निकालना रहता है उसको पॉजिटिव और न्यूमरेटर में रखते हैं, सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बुलाते हैं, उसको पॉजिटिव रखते हैं और न्यूमरेटर में। तो V हो गया 12, I हो गया 2, दोनों अपने ऐसा यूनिट में, तो भैया 6 ओम आ गया, ठीक है। 6 नहीं 6 ओम, क्या हो जाएगा आंसर? 6 ओम हो जाएगा। तो सब बच्चा वाला क्वेश्चन सब है भैया। नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ भैया 2 ओम, करंट दिया हुआ इस बार 1.5 ओम। अब बता क्या बोले इसमें, सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे भैया आप भी। तो V इज इक्वल्स टू IR हो गया, ओम्स लॉ V मांगा है, 1.5 इंटू 2 करवा रहे हैं हम तुम लोग से, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। 3 क्या हाथी? नहीं भैया, वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। खत्म हो गया। बना लास्ट क्वेश्चन तुम लोग बना। बोलता है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 7.5 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया? 1.5 वोल्ट। अब क्या निकालने बोल रहा है? I। तो भैया इसी से देखिए ओम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई R। I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V बाई R। तो आप V दिए थे 1.5 और R दिए थे 7.5, पॉइंट दोनों का हो गया 15 से 75 कितने बार में जाता है? 5 बार में। स्क्रीन पे आ नहीं रहा, लिख तो दिए, 1/5 लिख लो। जितना फॉर्मूला जानते हो लिख लो जरा सा। अभी तक जितना फॉर्मूलाज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े वो क्या क्या है भैया? सबसे पहला जो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो था करंट का ही। I इज इक्वल्स टू क्या आया था? Q बाई टी। I इज इक्वल्स टू क्या आया था? Q बाई टी। Q बोले तो चार्ज, T बोले तो टाइम, I बोले तो करंट, ऐसा यूनिट आ गया एम्पियर, ठीक है भैया। फिर दूसरा पढ़े क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, की कभी भी चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिट करेगा? नहीं करेगा। ये हमेशा क्या चीज पाया जाता है? +1 -1 +2 -2 +3 -3। प्लस किसके लिए आ रहा है? प्रोटॉन्स के लिए, और माइनस किसके लिए आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं Ne/T। क्या लगा सकते हैं? इसमें एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं तुम लोग को कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो अगर 1 कूलम चार्ज होगा, तो ये क्वेश्चन भी हम तुमको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। इसके अलावा क्या कोई फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग पहला चैप्टर में? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो आया था फॉर्मूला, वो तो दूसरा पार्ट में आ गया भैया। हाँ ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम लोग बता जल्दी से? V इज इक्वल्स टू W बाई Q। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े V इज इक्वल्स टू W बाई Q। What is W भैया? Amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point is known as potential difference। तो उसी से फॉर्मूला बना V is equals to W by Q। तो V यहाँ पे आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, W आ गया वर्क, Q आ गया चार्ज। तो भैया W का ऐसा यूनिट जूल होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, जूल बाई कूलम को हम लोग बुलाते हैं वोल्ट। तो वोल्ट हो गया किसका ऐसा यूनिट? वो पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका ऐसा यूनिट और सिंबल दोनों सेम है, एक बार ध्यान देना, ऐसा यूनिट और पोटेंशियल दोनों ही सेम है।
इसके बाद ओम्स लॉ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाले आज हम लोग वापिस से, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। इससे इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसी में भैया कभी हम आई दे देंगे निकालने, कभी आर दे देंगे निकालने, दो चीज देंगे नहीं निकाल सकता है क्या? डिवाइड मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे क्या? अब वो तो कर ही लोगे तुम लोग। तो इसी पे क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग, चलो बना के दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट। भैया बस इतना सही करना रहता है कि जो डाटा दिया वो लिख लो। डाटा नहीं पता चलता है क्या दिया तो उसका यूनिट देखा कर, क्या देखा कर? यूनिट। भैया नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज, मतलब कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। चार्ज को क्यू से दिखाते हैं तो लिख लिए क्यू इज इक्वल्स टू 2 कूलम। बैठ के पूरे स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 8 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V है और ऐसा यूनिट भी क्या है? V। लिख लिए। क्या निकालने बोल रहा है? वर्क निकालने बोल रहा है। कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं? हाँ भैया, V इज इक्वल्स टू W बाई Q पढ़ाए आप, तो W निकालने बोल रहा है ना, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V इंटू Q। ये डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो V इंटू Q, 2 इंटू 8, 8 2 जा 16। जब सॉल्व करते तो यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। वर्क का यूनिट क्या पढ़ा है तुम लोग? जूल, तो जूल हो गया। यूनिट अगर नहीं है उसके एसआई में तो उसको एसआई में कन्वर्ट करो। पहले क्या करो? कन्वर्ट। तो यहाँ भी यह सब एसआई में था तो कन्वर्ट करने का काम नहीं, डायरेक्ट आंसर लाए। तुमको यही पूछेगा भी एग्जाम में, एमसीक्यू में भी यही सब पूछेगा, तो रेडी रहो। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखे, A cell is connected to a bulb which develops a potential difference of 12 volt across it। हम चाहते हैं इसका डायग्राम बना के दिखाओ। टीचर बोला इसका डायग्राम बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे भैया? बल्ब बोल दिया और बोला पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो देख हम कैसे बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम इसका जो बनेगा ऐसे करके बनेगा, ठीक है। बोला कि a cell is connected to a bulb which develops a potential difference 2 volt across it। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं? 12 वोल्ट। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? मतलब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 12 वोल्ट है, ठीक है भैया। और करंट जो निकल रहा है इससे कितने एम्पियर का करंट निकल रहा है? 2 एम्पियर का। तो भैया आप मेरे को V दे दिए हो 12 वोल्ट, आप मेरे को करंट दे दिए हो 2 एम्पियर, तो ऑब्वियस सा बात है टीचर क्या पूछने वाला आगे? रेजिस्टेंस पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है? तो ओम्स लॉ बताए थे हम लोग को, V इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ। तो R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? V बाई आई। बहुत बच्चा हड़बड़ाता और I बाई V करके आ जाएगा, तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो देख ले ये V बाई क्या होगा? I। भैया ये इनटू था, उधर जाके डिवाइड हो गया। जो भी चीज निकालना रहता है उसको पॉजिटिव और न्यूमरेटर में रखते हैं, सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बुलाते हैं, उसको पॉजिटिव रखते हैं और न्यूमरेटर में। तो V हो गया 12, I हो गया 2, दोनों अपने ऐसा यूनिट में, तो भैया 6 ओम आ गया, ठीक है। 6 नहीं 6 ओम। क्या हो जाएगा आंसर? 6 ओम हो जाएगा। तो सब बच्चा वाला क्वेश्चन सब है भैया। नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है, हाँ ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ भैया 2 ओम, करंट दिया हुआ इस बार 1.5 ओम। अब बता क्या बोले इसमें, सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे भैया आप भी। तो V इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, ओम्स लॉ V मांगा है, 1.5 इंटू 2 करवा रहे हैं हम तुम लोग से, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। 3 क्या हाथी? नहीं भैया, वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट। खत्म हो गया। बना लास्ट क्वेश्चन तुम लोग बना। बोलता है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 7.5 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे दिया? 1.5 वोल्ट। अब क्या निकालने बोल रहा है? I। तो भैया इसी से देखिए ओम्स लॉ से I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V बाई आर। तो आप V दिए थे 1.5 और R दिए थे 7.5, पॉइंट दोनों का हो गया 15 से 75 कितने बार में जाता है? 5 बार में। स्क्रीन पे आ नहीं रहा, हम लिख तो दिए 1/5